बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इजी साइंस क्लासेस में। ये चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का है। फोर्स एंड प्रेशर का कुछ पार्ट हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया गया था कि फोर्स क्या है। फोर्स आप लोग बता सकते हैं कि हम किसी वस्तु को उठाते हैं, खींचते हैं, ढकेलते हैं, किक करते हैं, हीट करते हैं, वो सब फोर्स है। तो फोर्स, अगर इसका डेफिनेशन हम अगर जानना चाहेंगे तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इज़ द पुलिंग एंड पुशिंग, है ना। यह फोर्स इज दैट फैक्टर which change the position of the object या try to change the position of the object, direction of the object and speed of the object। यानी फोर्स जो है पुलिंग पुशिंग तो है ही, लेकिन यह एक ऐसा फैक्टर है जो किसी वस्तु के पोजीशन को, स्पीड को, डायरेक्शन को चेंज करने का कोशिश करता है या चेंज करता है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स हमेशा दो वस्तु के बीच में लगता है ना। फोर्स जब भी अप्लाई होता है तो दो वस्तु के बीच में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहा जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी दो वस्तु के बीच में अगर वह फोर्स अप्लाई होगा, व्हेन द force is exerted between the two object and by the touching, और टच के द्वारा अगर होगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहा है तभी वह कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। यानी देयर आर टू टाइप ऑफ द फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है कि जब वह कांटेक्ट के द्वारा, जब दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और तब वहाँ फोर्स लगता है, तो उसको कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। तो इसका एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, है ना। मस्कुलर फोर्स किसको कहा जाता है? मस्कुलर मीन्स मसल्स, है ना, बॉडी। तो अगर आप कुआं से पानी खींचते हैं तो क्या होता है कि रस्सी से बाल्टी को खींचते हैं, बकेट को खींचते हैं, तो रस्सी आपके मसल्स को छूता है और एक बाल्टी को छूता है, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट है। आपका मसल्स भी कांटेक्ट में है और बाल्टी का, और बाल्टी भी रस्सी से कांटेक्ट में, यानी कहीं ना कहीं दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं, तो द फोर्स विच इज exerted by the muscles on the other object is called the muscular force and this is also called the contact force। यानी कांटेक्ट के द्वारा, एक दूसरे के कांटेक्ट में जो आता है और जो फोर्स लगता है वह कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, यानी मसल्स के द्वारा जो लगाया जाता है, आपके बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगता है ना। आप किसी चीज़ को काटते हैं या किसी चीज़ को अपने हाथ से फेंकते हैं या बाल्टी को उठाते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, तो वह कैसा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है। तो इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आ जाइए, इसी का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जरा सा इस किताब से पहले देख लीजिए। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। अगर आप किसी बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो वह क्या होता है? फाइनली कम्स टू रेस्ट। स्लो, पहले स्लो होता है और फिर वह रेस्ट पोजीशन पर यानी रुक जाता है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए बाइसाइकिल, हम लोग बाइसाइकिल में जो पैडल लगा हुआ होता है उसको अगर चलाते हैं तो धीरे इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू ए स्टॉप। तो धीरे धीरे वह क्या होता है? वह स्लो होता है और फिर वह रुक जाता है। A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off। एक कार या स्कूटर भी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है अगर उसके इंजन को आप बंद कर देते हैं। सिमिलरली ए बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। ये बोट वगैरह जो है वह भी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है जब उसको आप चलाना छोड़ देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, न्यूटन्स कहता है कि अगर कोई वस्तु, है ना, अगर वह मूव, आगे क्लास में पढ़िएगा कि अगर वह रेस्ट पोजीशन में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, यानी रुका हुआ है तो वह रुका हुआ ही रहेगा। और अगर कोई मूव कर रहा है तो मूव करते रह जाएगा। तो क्या कारण है कि जब हम बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो धीरे धीरे वह स्लो होते होते वह रुक जाता है। यानी हवा में
ये जब साइकिल के पैडल को चलाते हैं तो धीरे धीरे वह रुक जाता है ना। ऐसा कौन सा फोर्स काम करता है जिसके कारण वह रुक जाता है? क्योंकि किसी भी स्पीड को रोकने के लिए या मूव करने के लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए उसको फोर्स ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है जिसके कारण ये बॉल रुक जाता है या साइकिल का पैडल रुक जाता है? तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इन ऑल दिस सिचुएशन, इस सभी सिचुएशन में नो फोर्स अपियर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इस सिचुएशन में कोई भी फोर्स जो है वह नहीं पता चल पाता है कि ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है। एट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, और धीरे धीरे स्पीड भी उसका कम होते जाता है। एंड दे कम टू रेस्ट, और वह लास्ट में रेस्ट पोजीशन में आ जाता है आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय के बाद। व्हाट कॉजेज ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ द मोशन, क्या मोशन के स्टेट में चेंज आता है? यानी वो चल रहा था और वह रुक गया, कोई फोर्स नहीं लगा, इसके बावजूद भी रुक गया। उसको तो चलना चाहिए, न्यूटन के अनुसार भी चलना चाहिए कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वह मूविंग पोजीशन में ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या इस पर कोई फोर्स काम करता है? कैन यू गेसेस द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस, क्या तुम इससे पता लगा सकते हो कि किस अगर कोई फोर्स काम करता है तो किस डायरेक्शन में काम करता है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल द एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करता है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के स्टेट को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, वह सभी फ्रिक्शन का उदाहरण, फ्रिक्शन फोर्स का उदाहरण है ना। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड बॉल एंड द ग्राउंड द ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। जब हम बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो वह धीरे धीरे जो रुक जाता है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है सरफेस। सरफेस के वजह से वह धीरे धीरे क्या होता है? रुक जाता है, यानी सरफेस उसको रोक लेता है। सरफेस भी उस पर फोर्स लगाता है ना। कैसे फोर्स लगाता है? उस पर जो रफ सरफेस होता है ना, उसके कारण वह फोर्स लगता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आगे फिर अच्छे से इसको पढ़ेंगे। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू द स्टॉप वंस यू स्टॉपिंग रोइंग। खैर, इसके पहले एक और उदाहरण से समझ लीजिए। कभी कभी आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल अगर हवा के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, अगर उस डायरेक्शन में आप चलाते हैं तो आपको साइकिल चलाना बहुत ही आराम लगता है। लेकिन हवा के विपरीत अगर साइकिल चलाते हैं आप, तो क्या होता है? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी हवा आपको रोकता है उस समय, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, यानी जो सरफेस होता है उसमें कुछ गड्ढा वगैरह होता है, कुछ रफ सरफेस उसको कहा जाता है। रफ सरफेस पर ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा फोर्स लगता है। तो जब कोई वस्तु एकदम प्लेन सरफेस पर अगर किसी वस्तु को आप धकेलते हैं तो बड़ा आराम से वह पुश हो जाता है ना। आप अगर चलते हैं तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। जैसे कभी कभी जो चक्का वाला जो गाड़ी होती है, उस पर अगर आप चलते हैं किसी प्लेन सरफेस पर, तो बहुत आराम से आप चल लेते हैं। लेकिन अगर आप उसी को ज़मीन पर उतारते हैं जहाँ बहुत उबड़ खाबड़ होता है, तो वहाँ पर आप ढंग से नहीं चल पाते हैं। तो उसी को फ्रिक्शन कहा जाता है, यानी रफ सरफेस जो होता है वह सरफेस काफ़ी फोर्स लगाता है। तो बॉल को भी जब हम फेंकते हैं तो सरफेस जो है वह धीरे, प्लेन सरफेस नहीं होता है, धीरे धीरे वह क्या होता है? वह उसको रोक देता है। तो इसी को फ्रिक्शन कहा जाता है। The force of friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to direction of the motion। अब कहता है यह जो फ्रिक्शन लगता है तो किस डायरेक्शन में लगता है? फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी जिस डायरेक्शन में वह मूव करता है उसके अपोजिट वह फोर्स लगता है। इसलिए ना वस्तु के स्पीड को वह कम कर देता है और धीरे धीरे क्या करता है? स्टॉप कर देता है। तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वह ऑब्जेक्ट के मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। सिंस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस। अब यह कब लगेगा? हम बॉल को ज़मीन पर फेंके, है ना, तो बॉल किससे टच किया? सरफेस से टच किया। तो वहाँ पर
टच के कारण जो है वह फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहेंगे। इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, या कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे अच्छा उदाहरण है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन द चैप्टर 12। You may be wondering whether it is essential for agent applying a force on the object to be always in contact। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको आश्चर्य होगा कि वेदर इट इज़ एसेंशियल, यह भी इसेंशियल है ना। बहुत ज़्यादा अगर प्लेन सरफेस रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फोर्स बहुत कम लगेगा, और जब आप चलेंगे तो वहाँ पर गिरने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये फोर्स जो है वह हमेशा जहाँ मूव होता है उसको वह रोकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को वह रोकता है। अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी बिना टच का जो फोर्स अप्लाई होता है उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दो मैग्नेट को थोड़ी दूरी पर रखते हैं तो एक दूसरे की ओर खिंचाता है ना, अट्रैक्ट होता है, तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे एक मैग्नेटिक फोर्स हुआ, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। तो ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का है, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट भी अगर एक दूसरे से दूरी पर भी रहता है तो भी वह अट्रैक्ट होता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत दूरी हो, लेकिन एक निश्चित दूरी पर रहता है तो वह अट्रैक्ट हो जाता है या रिपल्स हो जाता है, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन क्या हो गया, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। Does the magnet on the rollers begin to move then other magnet is brought near। अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो वह अट्रैक्ट होता है, रिपल्स होता है। यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स होता है विद्युत, स्टैटिक मीन्स स्थिर, है ना। तो इसको कहा जाता है जब आप किसी वस्तु को रब करते हैं तो वह क्या होता है, चार्ज हो जाता है, यानी उस पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है ना। जैसे एक प्लास्टिक का कॉम्ब ले लीजिए और उसको अपने ड्राई हेयर से रब कीजिए, रगड़िए, तो उस पर क्या होता है, चार्ज हो जाता है। अब उसको एक छोटा सा पेपर पीस के पास लाते हैं तो वह क्या होता है, वह अट्रैक्ट होने लगता है। तो जब भी किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं आपस में तो वह चार्ज हो जाता है, और वह चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में लाते हैं तो वह अट्रैक्ट होता है। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ भी टच करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह दूर से ही काम करता है। ऑब्जेक्ट या थिंग्स बॉल टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर से गिराते हैं तो वहाँ भी एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटी, यानी पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है ना। द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स के, या फोर्स पूरा हो गया आपका, है ना। तो आप फोर्स के बारे में पढ़ें। फोर्स क्या है, पुलिंग एंड पुशिंग में है। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना, और शेप को चेंज कर सकता है। उसका फोर्स यहाँ पर पहले तो ये बताया गया था वायलेंस फोर्स, यानी दो अपोजिट फोर्स एक दूसरे पर लगता है तो उसको बैलेंस फोर्स का इक्वल फोर्स अगर लगता है एक दूसरे पर तो उसको बैलेंस फोर्स कहा जाता है। जब अनइक्वल फोर्स एक किसी वस्तु पर एक दूसरे के अगेंस्ट लगता है तो वो अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। उसके बाद आया कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गया आपको मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। उसके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब आप फोर्स देख लिए। अब है प्रेशर। प्रेशर किसको कहा जाता है, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स और प्रेशर लगभग एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है ना। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट ए स्ट्रॉन्ग winds during a storm
और ए साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। क्लास 7 में तुम लोग पढ़े होगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग हवा जो है, विंड्स जो है, वह जब आंधी आती है या कोई चक्रवात आता है तो वह कैसे रूफ के जो टॉप होता है, छपरा वगैरह, उसको उड़ा के वह ले जाता है। यू आल्सो लर्न डैट विंड्स एंड साइक्लोन आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। वहाँ एयर प्रेशर ये कब होता है? जब एयर प्रेशर यानी हवा का जब दबाव जो है अलग अलग हो जाता है ना, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, तब यह साइक्लोन का प्रोडक्शन होता है, साइक्लोन उत्पन्न होता है। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड फोर्स? फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन है? तो इसको समझिए कि एक नेल है, कांटी जिसको कहा जाता है। अगर आप नुकीला जो नुकीला साइड होता है उसको दीवार से ठोकते हैं तो वो आराम से ठुका जाता है ना। लेकिन अगर आप उसके अपोजिट ठोकिए तो क्या वो ठुका पाएगा? नहीं ठुका पाता है ना। उसी को यहाँ पर एक्टिविटी में बताया है, ट्राई टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड, है ना। तो एक वुडन लकड़ी का जो प्लैंक है उस पर एक नेल को ठोका जा रहा है नुकीले साइड से। डू यू सक्सीड? तो आराम से ठुक जाएगा। ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड, कुड यू डू दिस टाइम? पॉइंटेड एंड से वो ठुक जाता है। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ ए ब्लंट एंड शार्प नाइफ, है ना, विच इज ईजियर। अगर चाकू है और चाकू का जो तेज़ धार है, अगर उधर से आप काटना शुरू करते हैं तो क्या होता है? बहुत आसानी से वो कट जाता है। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच इज़ द फोर्स इज अप्लाइड? एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम ये पॉइंटेड साइड से अगर नेल को हम पुश करते हैं तो आसानी से पुश हो जाता है ना, लेकिन अपोजिट नहीं होता है, ठीक है। अगर शार्प पोजीशन में अगर हम नाइफ के द्वारा किसी चीज़ को काटते हैं तो आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पर मतलब इसका क्या है? यहाँ पर है कि अगर प्रेशर ये फोर्स वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, एरिया कम होगा तो फोर्स जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। और अगर आप एरिया को बढ़ा देते हैं तो फोर्स वहाँ पर नहीं लग पाता है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, है ना। यानी एरिया अगर कम होगा तो फोर्स ये ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। उसी को प्रेशर कहा जाता है। यानी प्रेशर हो गया द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। यानी इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल एरिया पर, ये सरफेस पर अगर कोई फोर्स काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेशर कहा जाता है। यानी प्रेशर इक्वल टू हो गया फोर्स बाय एरिया, यूनिट एरिया पर जब वह काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते जाइएगा उसका प्रेशर जो है वह कम हो जाएगा। तो जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर आप कोई बालू रखा हुआ, अगर आप वहाँ खड़ा होते हैं तो वह ज़्यादा धंसेगा। अगर आप लेट जाते हैं तो वह एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण फोर्स वहाँ कम लगता है और वह कम धंसेगा। All this stage we consider only those force which act perpendicular to the surface on which pressure is to be computed. इस स्टेज में आप समझ सकते हैं कि ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो वह क्या कहलाता है? वह प्रेशर कहलाता है। इस टू कंप्यूटर इसकी गणना हम कर सकते हैं। नोट द एरिया इज इन डिनोमिनेटर इन द एबव एक्सप्रेशन। यहाँ बताया है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो द सिमिलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, अगर स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ द बहुत बहुत स्वागत स्मॉलर देन ऑफ इट्स एज, है ना। इसलिए ये जो पॉइंटेड एंड था नेल का, वहाँ एरिया बहुत कम है ना, एकदम बिल्कुल नुकीला है, बहुत एरिया को बहुत कम कर दिया गया है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लग पाता है, इसलिए वह दीवार के अंदर या किसी लकड़ी के अंदर चला जाता है। उसी तरह ये जो नाइफ है उसका भी एरिया कम हो जाता है, जिधर धार होता है उधर एरिया बहुत पतला हो जाता है, एज उसका पतला हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर वहाँ ज़्यादा लगता है और किसी वस्तु को आसानी से काटा जाता है। डू लिक्विड एंड गैस आल्सो एग्जर्ट प्रेशर? अब कहता है लिक्विड और गैस भी फोर्स लगाता है। डज इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट?
यह सब भी एरिया पर ही डिपेंड करता है। अगर एरिया कम रहेगा तो वहाँ पर फोर्स जो है वह ज़्यादा लगेगा, एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्या है, कम लगेगा। एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पर फोर्स इस पर लग रहा है, बैलून लगा हुआ है, इस पर उसके अंदर पानी जा रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, तो बैलून जो है वह फूल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रहा है, प्रेशर को दिखा रहा है एक्टिविटी में। एक्टिविटी को आप लोग पढ़िएगा, है ना। तो गैसेस पर भी प्रेशर लगता है और फ्लूइड पर भी प्रेशर लगता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यानी एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। यू नो डैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, सभी जगह एयर पाया जाता है। इन्वेलप ऑफ द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, यानी ये जो एयर का आवरण होता है चारों ओर से, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बहुत दूर कई किलोमीटर तक यह फैला हुआ है ऊपर सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। वी नो डैट प्रेशर इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक इकाई क्षेत्रफल पर जो एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। यहाँ देखिए यूनिट एरिया पर प्रेशर लग रहा है। ये सब एक्टिविटी है, इसको खुद से पढ़ना है। तो लगभग ये चैप्टर ख़त्म है आपका।